चलिए आज गोता लगाते हैं भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी किलों की कहानियों में। हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो सायों का एक संकलन नाम के कलेक्शन से है। अच्छा। और ये सिर्फ किलों की बात नहीं करते, ये उन राजों की पड़ताल करते हैं जो खून, छल और श्रापों से लिखे गए हैं। मतलब सिर्फ इतिहास नहीं, इतिहास के पीछे छिपी कहानियां। बिल्कुल। और हमारा मिशन है इन कहानियों के कोहरे को हटाकर देखना कि इनके पीछे असल में क्या छिपा है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इन कहानियों और विज्ञान के बीच की टक्कर। हाँ। एक तरफ तो विज्ञान कहता है कि ये सब इको इफेक्ट या हमारे दिमाग का वहम है, मनोवैज्ञानिक भ्रम। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वो हजारों लोग हैं जो इन जगहों पर गए हैं और कहते हैं कि हवा में महसूस होने वाली वो ठंडक, वो अजीब सा सन्नाटा, वो असली है। तो आज हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाएंगे। नहीं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मान्यताएं बनती कैसे हैं और अपने दौर के बारे में क्या बताती हैं। तो शुरुआत सबसे मशहूर या यूं कहें कि सबसे बदनाम जगह से करते हैं, भानगढ़। भानगढ़, इसका नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन होती है। कहानी तो लगभग सबको पता है। एक तांत्रिक, राजकुमारी रत्नावती और एक ऐसा तेल जिस पे काला जादू किया गया था। हाँ, तांत्रिक सिंघिया राजकुमारी को पाना चाहता था और उसने उनकी दासी को एक जादुई तेल दिया, लेकिन राजकुमारी को शक हो गया। उन्होंने वो तेल पास की एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया और जादू के असर से वो चट्टान सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगी और उसे कुचल दिया। हाँ। और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। और कहते हैं कि उसके कुछ ही समय बाद एक लड़ाई हुई थी। हाँ, स्रोत भी यही बताते हैं, जिसमें भानगढ़ तबाह हो गया और आज तक वीरान है। लेकिन अजीब बात यह है कि वहां के घरों पर छतें नहीं टिकती। ये बात बहुत अजीब है। लोग बनाते हैं पर वो गिर जाती हैं। और इस श्राप की कहानी को आज के जमाने में जो चीज और वजन देती है वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का लगाया हुआ बोर्ड। हाँ, उस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद किले में रुकना मना है। अब सोचने वाली बात यह है कि ASI एक वैज्ञानिक संस्था है जो सबूतों और तथ्यों पर काम करती है। सही बात है। जब वो ऐसी चेतावनी देती है तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए है या फिर वो भी मानते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे ना छेड़ा जाए तो बेहतर है। ये तो उस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। बिल्कुल। भानगढ़ की तरह ही एक और जगह है जहाँ एक श्राप ने पूरे इलाके को वीरान कर दिया, कुलधरा। 200 साल पहले पालीवार ब्राह्मणों के 83 गांव, हाँ, 83 गांव रातों रात खाली हो गए। एक भी इंसान नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे सब हवा में गायब हो गए हों। और इसके पीछे वजह कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक इंसान का जुल्म था। रियासत का दीवान सालिम सिंह, वो गांव के मुखिया की बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने लड़की नहीं सौंपी तो वो उन पर इतने जुल्म करेगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। और उन लोगों ने जो किया वो हैरान करने वाला है। अपने सम्मान के लिए 83 गांवों के हजारों लोग एक ही रात में अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर चले गए। हाँ, लेकिन जाते जाते उन्होंने उस जमीन को श्राप दिया कि आज के बाद यहाँ कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। और वो श्राप आज भी सच माना जाता है। और आज 200 साल बाद भी वो गांव वीरान है। लेकिन यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के जरिए। स्रोतों में उनके अनुभव दर्ज हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो बताते हैं कि वहाँ अचानक तापमान गिर जाता है, बंद गाड़ियों के अंदर से खटखटाने की आवाजें आती हैं और शीशों पर बच्चों के हाथों के निशान। मैंने भी पढ़ा है ये। हाँ, छोटे बच्चों के हाथों के निशान मिलते हैं। तो यहाँ श्राप और जुल्म की कहानी अब एक क्या कहते हैं, पैरानॉर्मल पहेली बन चुकी है। भानगढ़ और कुलधरा की कहानियां तो पूरे समुदाय पर आए श्राप की हैं, लेकिन कुछ जगहों का रहस्य किसी एक व्यक्ति की त्रासदी से जुड़ा है। एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसकी गूंज आज भी दीवारों में कैद है। जैसे पुणे का शनिवारवाड़ा, बिल्कुल, शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। यहाँ 17 साल के पेशवा नारायण राव की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, अपने ही महल में। और साजिश करने वाले उनके अपने ही थे, उनके काका रघुनाथ राव और काकी आनंदीबाई। कहते हैं कि आदेश सिर्फ नारायण राव को पकड़ने का था, नारायण राव ला धारा मतलब पकड़ो। हाँ, लेकिन आनंदीबाई ने एक अक्षर बदलकर उसे नारायण राव ला मारा कर दिया, यानी नारायण राव को मार डालो।
जब हत्यारे महल में घुसे तो वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए अपने काका के कमरे की तरफ भागा और चिल्ला रहा था, काका मला वाचवा। मतलब चाचा मुझे बचाओ। कहते हैं कि आज भी खासकर अमावस्या की रात को किले के खंडहरों से वही दर्द भरी चीख सुनाई देती है। विज्ञान इसे रेजिडुअल हॉन्टिंग या इको इफेक्ट कह सकता है। हाँ, वो ऊर्जा वाली बात। हाँ, मतलब किसी जगह पर जब कोई बहुत दर्दनाक या भावुक घटना होती है तो उसकी ऊर्जा वहीं रह जाती है और एक टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार प्ले होती है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, एक 17 साल का लड़का अपने ही चाचा से जान की भीख मांग रहा है। ये कहानी इसलिए जिंदा है क्योंकि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने की कहानी है। सही बात है। और शायद यही दर्द है जो लोगों को वहां महसूस होता है, सिर्फ आवाज नहीं। इसी तरह की एक और त्रासदी मेहरानगढ़ के किले से भी जुड़ी है। जब राव जोधा ये किला बनवा रहे थे तो उन्होंने एक संत चिड़ियानाथ जी, जिन्हें चिड़िया वाले बाबा भी कहते थे, हाँ, उन्हें उनकी जगह से जबरदस्ती हटा दिया। पानी की कमी रहेगी, और जोधपुर जैसी जगह के लिए ये बहुत बड़ा श्राप था। और उस श्राप को बेअसर करने के लिए जो किया गया वो तो त्रासदी से भी बढ़कर था। वो और भयानक है। हाँ, कहते हैं कि किले की नींव को मजबूत करने और श्राप को शांत करने के लिए एक जिंदा इंसान की बलि जरूरी थी। राजाराम मेघवाल नाम के एक आदमी ने अपने समुदाय के भले के लिए स्वेच्छा से ये बलिदान दिया। उन्हें किले की नींव में जिंदा दफना दिया गया। यह बलिदान सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस दौर की सोच को दिखाता है जहां एक समुदाय के भविष्य के लिए एक व्यक्ति की जान की कीमत मतलब कुछ भी नहीं थी। यह हमें बताता है कि कर्तव्य और बलिदान के मायने कितने अलग और शायद कितने क्रूर हुआ करते थे। और ये अकेला निशान नहीं है। किले के लोह पोल यानी मुख्य दरवाजे पर रानियों के सती होने के हाथों के निशान। हाँ, वो निशान उस दर्द के खामोश गवाही हैं जिसे आज हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। इन डरावनी कहानियों के बीच स्रोतों में कुछ ऐसा भी है जो हैरान कर देता है, जैसे गोलकोंडा का किला। अच्छा, गोलकोंडा। यहाँ का रहस्य भूत प्रेत का नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का है। ये कैसे हो सकता है कि किले के मुख्य द्वार पर बजाई गई एक ताली की आवाज 1 किलोमीटर दूर सबसे ऊंची जगह बाला हिसार पर एकदम साफ सुनाई दे? ये उस जमाने की ध्वनि की यानी अकूस्टिक्स का एक बेजोड़ नमूना है। कमाल है। इसे जानबूझकर बनाया गया था, एक तरह का वायरलेस अलार्म सिस्टम। अच्छा। अगर कोई दुश्मन दरवाजे पर हमला करे तो एक ताली बजाकर ऊपर मौजूद सेना को आगाह किया जा सकता था। दीवारें इस तरह से बनी हैं कि वो आवाज को पकड़कर उसे बिना बिखेरे ऊपर तक पहुंचाती हैं। तो एक तरफ तो ये कमाल की इंजीनियरिंग है और दूसरी तरफ अदृश्य पहरेदारों की कहानियां। हाँ, ये भी है। स्रोत बताते हैं कि एक फिल्म क्रू ने शिकायत की थी कि शूटिंग के दौरान उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो या उनके उपकरणों को हिलाया हो। ऐसा लगता है कि 400 साल पुराने पहरेदार आज भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और यहीं पर विज्ञान और विश्वास का वो संगम देखने को मिलता है जिसकी हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। एक तरफ इंसान के दिमाग का बनाया हुआ चमत्कार है तो दूसरी तरफ उन वफादार रक्षकों की कहानियां जो मौत के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कौन जाने, शायद दोनों ही सच हों। ऐसी ही एक और पहेली चुनार के किले में है। वहां भर्तृहर नाथ के मंदिर में एक जगह से सरसों का तेल, हाँ, 24 घंटे सरसों का तेल टपकता रहता है। कोई नहीं जानता कि वो तेल कहाँ से आ रहा है। और कालिंजर के किले के नीलकंठ मंदिर में जहां बुंदेलखंड का भयानक सूखा पड़ता है, वहां शिवलिंग पर पहाड़ से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं और वो स्रोत आज तक नहीं सूखा। ये कैसे मुमकिन है? वैज्ञानिक शायद कहेंगे कि ये चट्टानों में नमी का संघनन यानी कंडेंसेशन है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये समुद्र मंथन से जुड़ा एक चमत्कार है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जहां विज्ञान और आस्था की अपनी अपनी सीमा है और दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं। कुछ कहानियों में टकराव नहीं बल्कि एक तरह का समझौता नजर आता है, जैसे जयपुर का नाहरगढ़ किला। हाँ बिल्कुल। जब राजा जयसिंह इसे बनवा रहे थे तो एक अजीब समस्या सामने आई। दिन में जो भी दीवार बनती वो रात में अपने आप गिर जाती। हाँ, अपने आप। मजदूर डर गए, उन्हें लगा कि ये किसी नाराज आत्मा का काम है। जांच करने पर पता चला कि वो जमीन एक राठौड़ राजकुमार नाहर सिंह भूमिया की थी और उनकी आत्मा अपने स्थान पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होने दे रही थी। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि राजा ने उस आत्मा से लड़ने या उसे भगाने की कोशिश नहीं की। नहीं, उन्होंने समाधान का रास्ता अपनाया। बिल्कुल। उन्होंने तांत्रिकों से सलाह ली और उस आत्मा को सम्मान दिया। किले का नाम सुदर्शनगढ़ से बदलकर उन्हीं के नाम पर नाहरगढ़ रखा गया और किले के अंदर ही नाहर सिंह भूमिया के लिए एक मंदिर भी बनवाया गया। हाँ,
एक तरह से उन्होंने आत्मा को उस जगह का मालिक और रक्षक मान लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि किले का निर्माण बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया और वो आत्मा जो पहले रुकावट डाल रही थी हाँ, अब किले की रक्षक बन गई। जिसे आज भी जयपुर का पहरेदार माना जाता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हमारी संस्कृति में हमेशा टकराव के बजाय सम्मान और सह अस्तित्व को जगह दी गई है। सही कहा। और स्रोत सिर्फ किलों पर ही नहीं रुकते, वो हमें दिखाते हैं कि ये कहानियां पूरे भारत में फैली हुई हैं और समय के साथ इनका रूप भी बदला है। हाँ, जैसे कोटा का ब्रजराज भवन जो अब एक हेरिटेज होटल है। यहाँ किसी राजा या रानी का नहीं बल्कि एक ब्रिटिश अफसर मेजर बर्टन का भूत रहता है। कहते हैं कि 1857 की क्रांति में उन्हें मार दिया गया था। और ये कहानी अलग इसलिए है क्योंकि ये किसी शाप या त्रासदी की नहीं बल्कि अनुशासन की है। अनुशासन। वो कैसे? मेजर बर्टन को बहुत सख्त माना जाता था। आज भी लोग कहते हैं कि उनका भूत रात में ड्यूटी पर सो रहे गार्ड्स को थप्पड़ मारकर जगाता है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे कहानियां समय के साथ बदलती हैं, प्राचीन श्राप से निकलकर औपनिवेशिक अनुशासन तक। एक और कहानी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले की है जो हमें सीधे महाभारत काल में ले जाती है। हाँ, वहां ये मान्यता है कि अश्वत्थामा, जिन्हें अमरता का श्राप मिला था, आज भी जिंदा हैं और हर रोज सुबह सुबह किले के शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं। हाँ, पुजारी जब सुबह मंदिर खोलते हैं तो उन्हें शिवलिंग पर ताजे फूल और हल्दी चढ़ी मिलती है। किसी को नहीं पता कि बंद मंदिर में ये कौन करके जाता है। तो एक तरफ एक ब्रिटिश मेजर का भूत है और दूसरी तरफ महाभारत का एक पात्र। ये कहानियां वाकई में हमारे इतिहास की तरह ही विविध हैं। और यही इन कहानियों को जिंदा रखता है। वे सिर्फ डर पैदा नहीं करती बल्कि हमें हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारे विश्वासों से भी जोड़ती हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ श्राप, चमत्कार और आत्माओं की कहानियां हैं और दूसरी तरफ विज्ञान के तर्क हैं, इको इफेक्ट, मानसिक भ्रम, चट्टानों से रिश्ता पानी। मुझे लगता है कि सच इन दोनों के बीच में कहीं है। जैसा कि स्रोतों में भी कहा गया है, जो लोग इन जगहों पर गए हैं उनके लिए वो अनुभव, वो अचानक महसूस होने वाली ठंडक, वो अजीब सा सन्नाटा, वो डर, वो सब असली है। हाँ, ये सवाल को जन्म देता है कि किसी जगह का हमारा अनुभव उसकी भौतिक सच्चाई से बनता है या उन कहानियों से जो हम उसके बारे में सुनते हैं। मतलब क्या हम वहां जाकर वही महसूस करते हैं जो हमें पहले से बताया गया है या सच में वहां कुछ है? बिल्कुल। आज की इस पड़ताल से एक बात तो साफ है, ये किले सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं है, ये हमारे इतिहास के टाइम कैप्सूल है। और ये कहानियां चाहे सच हों या सिर्फ लोक कथाएं, ये असल में अतीत की वो आवाजें हैं जो आज भी हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। और सोचने के लिए एक आखिरी सवाल, श्रोत पूछते हैं कि क्या कोई अगली अमावस की रात वहां जाने की हिम्मत करेगा? लेकिन शायद इससे भी दिलचस्प सवाल यह है कि अगर ये पत्थर सच में बोल पाते तो क्या वे हमें भूतों और श्रापों की यही कहानियां सुनाते, या कुछ और? या फिर वो हमें उन आम लोगों की कहानियां सुनाते, उन सैनिकों, उन कारीगरों, उन दासियों की जिनकी जिंदगी, जिनके प्यार और जिनके सपनों को इतिहास की किताबों ने हमेशा के लिए भुला दिया है।